नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल आरबीएस कैंपस पर। मैं सागर पांडे हाजिर हूं करंट अफेयर्स प्रश्नों के साथ, जो आगामी 2025 पीसीएस प्री के लिए रामबाण साबित हो सकता है। बिना समय गंवाए हम प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने जो लगातार मुद्दों में रहा, बहुत ही चर्चा का विषय रहा। पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में लागू वक्फ संशोधन अधिनियम सन 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? पहला कह रहा है कि इसके अनुसार किसी भी सरकारी अनुसूचित क्षेत्रों की भूमि को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। एकदम बात सही है, पहला कथन सही है ये। दूसरा कह रहा है वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी सर्वे कमिश्नर की होगी। ये बात गलत है, क्योंकि इस संशोधन में वक्फ भूमि या वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदारी दी गई है संशोधन के बाद जिला अधिकारी को। किसको दी गई है बच्चों? जिला अधिकारी को दी गई है। अब जिला अधिकारी वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करेगा, ना कि सर्वे कमिश्नर। ये दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन कह रहा है कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में संशोधन के बाद जो केंद्रीय वक्फ बोर्ड का गठन किया जाएगा, उसमें कम से कम 2 सदस्य महिलाएं होंगी। एकदम बात सही है। संशोधन के बाद मुख्य रूप से 2 महिलाएं केंद्रीय वक्फ बोर्ड में होंगी। तीसरा कथन सही है। इस प्रकार निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला और तीसरा। इस प्रकार विकल्प नंबर ए आपका सही है। आइए कुछ बात करते हैं हम वक्फ संशोधन के विषय में। वक्फ संशोधन बिल अल्पसंख्यक मंत्री 2024 में किरण रिजिजू लोकसभा में 8 अगस्त को यह बिल पास करते हैं। 8 अगस्त को 2024 को यह बिल पेश करते हैं लोकसभा में। उसके बाद 9 अगस्त को राज्यसभा में ये स्वीकृत की जाती है। 9 अगस्त को संसदीय समिति का गठन किया था, जिसे जेपीसी कहते हैं, और इसके अध्यक्ष बनाया गया, जेपीसी का अध्यक्ष बनाया गया जगदम्बिका पाल को। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जेपीसी के अध्यक्ष कौन है वक्फ बोर्ड के लिए, तो जगदम्बिका पाल, जो लोकसभा के सांसद रहे हैं। आगे बात करेंगे हम लोग मुख्य रूप से यह जेपीसी समिति, जो जेपीसी समिति है, कितने सदस्य? 31 सदस्य की समिति रही, जिनमें से 21 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के रहे। उसके बाद अंततः जेपीसी समिति इस वक्फ संशोधन के विषय में, वक्फ बिल के विषय में समीक्षा करती है, और अंततः फिर लोकसभा में यह बिल पेश किया जाता है। 3 अप्रैल सन 2025 को लोकसभा में यह बिल पारित होता है। 4 अप्रैल सन 2025 को राज्यसभा में पारित होता है, और 5 अप्रैल सन 2025 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित होता है, और यह अधिनियम का रूप लेता है। इस वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत इस वक्फ शब्द का नाम बदला गया, और इसका नाम रख दिया गया उम्मीद। क्या नाम रख दिया गया बच्चों? और वक्फ शब्द का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? उम्मीद। इसे उम्मीद के नाम से भी जाना जाएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलें। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि हाल ही में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पहले पंचायत उन्नति सूचकांक में 9 विषयों पर समग्र और विकास प्रदर्शन और प्रगति का आकलन किया गया है। निम्न में से कौन से विषय शामिल हैं? तो विषय बात किया जाए, कितने विषय? 9 विषय। 9 विषयों में जल पर्याप्त पंचायत होना चाहिए। यहाँ पंचायत लिखा है, पंचायत होगा, पहला विकल्प सही है। 9 विषयों में पहला विषय ये भी है। गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका, यह भी 9 विषयों में शामिल है। स्वच्छ और हरित पंचायत, यह भी 9 विषयों में शामिल है। महिला अनुकूल पंचायत, यह भी शामिल है। सुशासन युक्त पंचायत, यह भी शामिल है। इस प्रकार 9 विषयों में शामिल हैं ये 5। अब बचे कितने विषय? मुख्य रूप से बच रहे हैं 5 और 9 4 विषय। अगर बात करें तो अन्य विषय की बात करें तो 6वां विषय है बाल अनुकूल पंचायत। बाल अनुकूल पंचायत 6वां बच रहा है आपका, मुख्य रूप से 6वां आपका बच रहा है। यहां सुशासन
महिला अनुकूल। आपको बच रहा है यहां पर मुख्य रूप से सामाजिक रूप से न्याय संगत पंचायत और सुरक्षित पंचायत। अब बात करेंगे 8वां विषय क्या है, स्वस्थ पंचायत। 8वां विषय क्या है, स्वस्थ पंचायत 8वां विषय है। अब बात करेंगे 9वें विषय के लिए। 9वां विषय कहता है कि आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत। कौन सा, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा। कैसा ढांचा, बुनियादी ढांचा युक्त क्या होना चाहिए, पंचायत। इस प्रकार 9 विषय आपके सामने एक बार फिर रिवीजन किया जाए, क्योंकि 9 विषयों में से पीसीएस में कोई अन्य इन 5 के अलावा भी कोई अन्य विषय दे सकता है भविष्य में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जैसे पहला दिया गया है कि जल पर्याप्त पंचायत, दूसरा गरीबी मुक्त बेहतर आजीविका पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत, महिला अनुकूल पंचायत, सुशासन युक्त पंचायत। 6ठवीं बात करेंगे बाल अनुकूल पंचायत, सामाजिक रूप से सशक्त न्याय पंचायत, सुरक्षित पंचायत। 8वीं की बात करेंगे तो स्वस्थ पंचायत। 9वीं की बात करेंगे तो आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत। ये 9 विषय रहे। अब हम इस पंचायत उन्नयन सूचकांक के विषय में कुछ जानकारी लेते हैं। यह पहला सूचकांक है और यह सूचकांक किस वर्ष को निर्धारित करके लिया गया है, 2022-23 के सत्र के लिए। 2022 और 23 के लिए यह पहला सूचकांक है, पहला पंचायत उन्नत सूचकांक है। अब प्रश्न कर रहा है कि पहला उन्नत पंचायत उन्नत सूचकांक अर्थात किसके उन्नत की बात कर रहा है, पंचायत। वास्तव में बात यह है कि वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया, जिससे 195 देशों ने अपनाया और अपने देशों में सतत विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाया। उसी के तहत भारत इस 17 सतत विकास लक्ष्यों को 9 विषयों में बांटकर ग्राम पंचायतों के धरातल पर उतारने का प्रयास किया। यह इस 9 विषयों से कितना ग्राम पंचायतों का विकास हुआ, कितना ग्राम पंचायतों की उन्नति हुई, इसी पर पहला रिपोर्ट जारी किया गया 2022 और 23 का पहला रिपोर्ट है ये पंचायत उन्नत सूचकांक। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कि यह जो सूचकांक जारी किया गया, इस सूचकांक के तहत भारत का कौन सा ऐसा पंचायत है जो सबसे बेहतर रहा, या उत्तर प्रदेश के कितने ग्राम पंचायत हैं जो श्रेणी में रहे। मुख्य रूप से बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतर पंचायत की बात करेंगे तो धनोहरी पंचायत। कौन सी पंचायत, धनोहरी पंचायत, जो लखनऊ में है। कहां है, लखनऊ। धनोहरी पंचायत कहां, लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश से संबंधित। अब बात करेंगे कि पंचायत सूचकांक में सबसे ज्यादा पंचायत किस राज्य का रहा, तो सबसे ज्यादा पंचायत गुजरात राज्य के रहे हैं, जो पंचायत उन्नत सूचकांक में सबसे ज्यादा संख्या में रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर हम बात करेंगे 3 पर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि अप्रैल 2025 में इस रिपोर्ट का 8वां संस्करण जारी किया गया। ये बात गलत है, क्योंकि 8वां संस्करण नहीं विद्यार्थियों, बल्कि चौथा संस्करण। और ये जो रिपोर्ट जारी होता है, यह रिपोर्ट कौन जारी करता है, टाटा ट्रस्ट संस्था जारी करती है। और यह पहली रिपोर्ट कब जारी की थी संस्था, 2019 में टाटा ट्रस्ट द्वारा पहली बार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी किया गया। और इस बार 2025 में चौथा रिपोर्ट था। इस प्रकार पहला ऑप्शन गलत है। हम दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। दूसरा है कि बड़े राज्यों में कर्नाटक ने पहला स्थान हासिल किया। एक्चुअली में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो बनाई गई वह भारत के 25 राज्यों को ही शामिल किया गया। इसका कार्य रहा कि सामाजिक न्याय की बात करें या इंडिया जस्टिस की बात करें तो न्याय के 4 स्तंभ हैं, पुलिस, न्यायालय और कारागार, लोगों तक न्याय की पहुंच। ये इन आधारों पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट तैयार किया गया।
जो कि 25 राज्य के इन चारों स्तंभों के कुल 25 राज्य ही शामिल हो सके, क्योंकि सभी राज्यों के आंकड़े नहीं प्राप्त हो सके। अब 25 राज्यों को 2 भागों में बांटा गया है। अगर हम 25 राज्यों की बात करें तो 25 को 2 भागों में बांट देंगे, एक को 18 राज्य और दूसरा आपके 7 राज्य। प्रश्न है कि 18 राज्य क्या है? ये बड़े राज्य हैं। बड़े राज्य का मतलब ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो, 1 करोड़ से अधिक हो, बड़े राज्य होंगे। जो 7 ये राज्य हैं, ये कैसे राज्य होंगे? ये छोटे राज्य होंगे। अगर छोटे राज्यों की बात किया जाए तो छोटे राज्य मतलब क्या? जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से क्या है? कम है। जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से कम है वो छोटे राज्य होंगे, जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से ज्यादा है वो बड़े राज्य होंगे। बड़े राज्य 18 और छोटे राज्य 7। यहां से प्रश्न ये पूछेगा कि बड़े राज्यों में पहला, तो बड़े राज्यों में पहले की बात करें तो पहला राज्य कौन है? कर्नाटक, जो पहला स्थान हासिल किया कर्नाटक। दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। और तीसरा राज्य है तेलंगाना, तेलंगाना तीसरा राज्य है। यहां से प्रश्न बन सकता है, पहले की जगह आयोग दूसरा पूछ सकता है, तीसरा पूछ सकता है, या यहां क्रम भी लगवा सकता है। तो ध्यान रहे, बड़े राज्यों में पहला कर्नाटक है, दूसरा आंध्र प्रदेश है, तीसरा तेलंगाना है। छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में पहला क्या है? सिक्किम। कौन है? सिक्किम। दूसरा राज्य कौन है? मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश। और तीसरा राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल। छोटे राज्यों में सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। और बड़े राज्यों की बात करें तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है। आगे बढ़ेंगे मुख्य रूप से। अब बात ये है कि दूसरा कथन तो इस प्रकार से है। हम तीसरे कथन की तरफ चलेंगे। तीसरा कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस जनसंख्या अनुपात 1 लाख की आबादी पर 155 पुलिसकर्मी है। ये रिपोर्ट बता रही है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कह रहा है कि जो आकलन किया गया इसके तहत ये रिपोर्ट आ रही है कि भारत में औसतन 1 लाख की जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मी ही हैं। तो प्रश्न लगभग होने कितने चाहिए? लगभग पुलिसकर्मी होने चाहिए 197। 1 लाख पर 197 औसतन पुलिसकर्मी होने चाहिए। इस रिपोर्ट में ये तीसरी बात सही है कि इतने होने चाहिए तो है। अब प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? क्योंकि यूपीपीएससी के तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का इस रिपोर्ट में चौथा स्थान है, 17वां स्थान है। चौथा स्थान है बच्चों, 17वां स्थान है। एक बात और, सबसे ज्यादा जैसे कि 1 लाख की जनसंख्या पे 55 पुलिसकर्मी, तो प्रश्न है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है इस रिपोर्ट के अनुसार जहां सबसे कम पुलिसकर्मी है? 81 पुलिसकर्मी बिहार में हैं। 81 पुलिसकर्मी बिहार में हैं, 1 लाख की आबादी पर 81। इसीलिए क्राइम भी ज्यादा नजर आता है बिहार में। आगे बढ़ेंगे, सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी कहां है? 1136 पुलिसकर्मी हैं। कहां? नागालैंड में। कहां बच्चों? नागालैंड में। नागालैंड राज्य में 1136 पुलिसकर्मी हैं 1 लाख की जनसंख्या पर। और सबसे कम कहां है? 81। कहां? बिहार। वापस आएंगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इस प्रकार देखा जाए तो पहला कथन आपका गलत है, पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन सही है। केवल 2 और 3। आगे बढ़ेंगे, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आपदा प्रबंधन, चौथा प्रश्न कह रहे बच्चों, आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम, ये किस अधिनियम पर संशोधन किया गया? अधिनियम 2005। इससे पहले कौन सा अधिनियम था? आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2005 था। 20 सालों के बाद संशोधन किया जा रहा है आपदा के नियमों पर। आपदा के नियमों में सुधार किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि विगत 20 सालों के बाद वर्तमान में डिजास्टर की कंडीशन बदली है, डिजास्टर की गति बदली है, बहुत ज्यादा हीट वेव की संख्या बदली है, हीट वेव ज्यादा हो रहे हैं, बाढ़ की मात्रा ज्यादा है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, चक्रवातों की संख्या बढ़ रही है, अर्थात आपदा ज्यादा हो रहा है। तो अब इसलिए बचाव के नियम को भी बदलना पड़ा। ये संशोधन किया गया 2005 में अधिनियम 2025 के तहत। कह रहा है कि कौन सा सही है या विचार करने की बात कर रहा है। तो पहला, आपदा प्रबंधन की परिभाषा में इस संशोधन के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण को शामिल किया गया।
2025 के संशोधन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण शब्द को जोड़ा गया है। ये बातें सही है। दूसरा, कानून व्यवस्था की स्थिति, जब भी बच्चों को कानून व्यवस्था दिख रहा है तो कानून व्यवस्था का मुद्दा लड़ाई, दंगा, मॉब लिंचिंग इन सब से सम्मिलित है। इसलिए कानून व्यवस्था का संबंध आपदा प्रबंधन से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपदा प्रबंधन प्राकृतिक गतिविधियों से संबंधित मुख्य रूप से होगा, मानवीय जैसे कानून व्यवस्था से विषयों से नहीं। इस प्रकार पहले स्पष्ट हो रहा है कि यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आपदा माना गया है। बिल्कुल गलत, एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक आपदा को ही आपदा प्रबंधन के तहत रखा गया है, ना कि मानव निर्मित। तीसरा, राज्य सरकार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल गठित करने का अधिकार दिया गया है। किससे? आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 से। ये बात एकदम सही है। पहले आपदा प्रबंधन बल राज्यों को गठित करने के लिए कहा तो गया था, लेकिन पूर्णतः उन्हें अधिकार नहीं था। क्योंकि पहले एनडीआरएफ बल मुख्य रूप से देश में आपदाओं में कार्य करती थी, लेकिन इस आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 के तहत राज्यों को पूरा अधिकार दिया गया है कि वे एसडीआरएफ टीमों को गठित कर सकती हैं, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्सिबल फोर्स, अर्थात राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल। एकदम बात सही। तीसरा कथन भी सही है। इस प्रकार कथन नंबर 1 और 3 सही है, जो ऑप्शन बी की तरफ इंगित कर रहा है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। विद्यार्थियों, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 5वां नंबर। 5वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में लाया गया आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम 2025 में किन अधिनियमों को निरस्त करता है? एक्चुअली में आप्रवास और विदेशियों से संबंधित विषय 2025 में किन अधिनियमों को निरस्त करता है? तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पासपोर्ट अधिनियम 1920। पासपोर्ट अधिनियम 1920, यह अधिनियम क्या कह रहा है? पासपोर्ट अधिनियम 1920 कहता है कि भारत में अगर कोई प्रवेश करता है तो पासपोर्ट होना आवश्यक है, और भारत सरकार पासपोर्ट पर नियम बदल सकता है, नियमों को घटा बढ़ा सकता है या नियमों में तब्दीली ला सकता है। यह कौन सा अधिनियम कहता है? पासपोर्ट अधिनियम 1920। दूसरा, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम। कोई विदेशी भारत आ रहा है तो भारत में स्वास्थ्य संबंधी चीजों के लिए भारत आएगा, व्यवसाय के लिए भारत आएगा, शिक्षा के लिए भी भारत आएगा, पर्यटन के लिए भी भारत आएगा। इन सब मुद्दों से भारत अगर आ रहा है और वो लंबे समय तक रह रहा है या भारत में नागरिकता लेना चाहता है तो उसे क्या कराना होगा? पंजीकरण कराना होगा। इससे संबंधित भारत सरकार को विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 यह अधिकार देता है भारत सरकार को कि वह पंजीकरण से संबंधित नियमों में बदलाव कर सकता है। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन कह रहा आप्रवास अधिनियम 2000। आप्रवास वाहक दायित्व का मतलब है जिन माध्यमों से विदेशी भारत में प्रवेश करते हैं या जिन साधनों से वो भारत आते हैं उनका दायित्व होगा, उन साधन के कमेटियों का दायित्व होगा कि वह आ रहे विदेशियों से संबंधित दस्तावेजों को भारत सरकार को दे। अर्थात इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? भारत सरकार को। तो तीसरा भी ऑप्शन सही है। अर्थात इन अधिनियमों को निरस्त किया गया। उपरोक्त सभी कथन सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 6वां नंबर का प्रश्न, जो कह रहा है कि हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है इस सूचकांक को ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। एकदम बात सही है। यूएस चैम्बर्स इकोनॉमी एक संगठन यूएसए का जिसका संबंधित है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ये जारी करता है। पहला कथन सही है। और यह कब से जारी कर रहा है? ये 2012 से जारी कर रहा है ये। और चौथा संस्करण है कि 13वां संस्करण है बच्चों। चौथा संस्करण बच्चों 13वां। कब से जारी कर रहा है? 2012 से। दूसरा कथन
इस वर्ष माने 2025 के सूचकांक में 55 देशों में बौद्धिक अवसंरचना का मूल्यांकन किया गया। एकदम बात सही है, 55 देशों का किया गया रिपोर्ट 2025 में। दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन कह रहा है इस सूची में भारत 23वें स्थान पर है। एकदम गलत बात, भारत 23वें स्थान पर नहीं है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का 43वां स्थान है। कौथा स्थान है बच्चों? तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है पीसीएस 2025 के लिए। वन लाइनर में भी दे सकता है ये 42वां, 43वां, 44वां, 45वां, इस प्रकार ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके आगामी एग्जाम 2025 के लिए पीसीएस। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला सूचकांक, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है और तीसरा ऑप्शन गलत है। इस प्रकार केवल एक और दो ऑप्शन सही है, दो ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न यहां से बहुत महत्वपूर्ण है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक से। वो क्या कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में दुनिया का कौन सा ऐसा देश इसका पहला स्थान रहा? भारत को मालूम हो गया, भारत का चौथा स्थान है 43वां। लेकिन प्रश्न है दुनिया का कौन सा देश सबसे पहले स्थान पर रहा? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा कौन सा देश रहा? यूनाइटेड किंगडम। तीसरा कौन सा देश रहा बच्चों? फ्रांस। चौथा कौन सा देश रहा? जर्मनी। पांचवा कौन सा देश रहा? स्वीडन। और भारत का स्थान 43वां रहा। इस प्रकार आगे हम बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर बात करते हैं हम बच्चों, प्रश्न नंबर बात करते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर बात करेंगे 7 नंबर पर। और 7वां प्रश्न कह रहा है क्या? भारत में एमएसएमई वर्गीकरण के लिए संशोधित मानदंड के अनुसार सूक्ष्म उद्यम, कैसा उद्यम? सूक्ष्म उद्यम घोषित करने के लिए निवेश और कारोबार के लिए कितने करोड़ रुपए की सीमा रखी गई है? एक्चुअली में एमएसएमई क्षेत्र बजट 2025-26 के तहत भारत सरकार ने एमएसएमई के निवेश और कारोबार के आंकड़ों को, मानदंडों को चेंज किया है। और उस चेंज के तहत पूछ रहा है कि सूक्ष्म उद्यम के लिए, इससे पहले हमें यह जानना होगा कि एमएसएमई क्या है। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग या उद्यम कह सकते हैं इसे हम, इसका पूरा नाम है। इसका वर्गीकरण किया जाए, आइए वर्गीकरण करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वर्गीकरण के तहत देखा जाए तो पहले बात करेंगे सूक्ष्म उद्योग, दूसरा लघु उद्योग और तीसरा मध्यम उद्योग। ये 3 प्रकार के उद्योग हैं। पहले में देख लो निवेश के आधार पर क्या मानदंड बदला गया। अगर मानदंड बदला गया तो हमें पहले के मानदंड मालूम होने चाहिए, अब कितने हैं। तो आपको बता दें कि बजट 2025-26 में निवेश के लिए मानदंड को दुगना 2.5 गुना किया गया बच्चों। कितना गुना किया गया? 5 गुना। और कारोबार के लिए कितना किया गया? 2 गुना। ये बहुत ध्यान रखना है, जितने भी निवेश के पुराने मानदंड होंगे उन्हें 2.5 से गुणा कर देना है और जो भी कारोबार के लिए मानदंड होंगे उन्हें हमें 2 से गुणा करना है। आइए देखते हैं सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। लेकिन ये किसके लिए हम बता रहे हैं आपको? हम तो निवेश के लिए आपको बता रहे हैं। इसकी पूर्व सीमा क्या है? तो यहां लिख देते हैं पूर्व सीमा, यहां लिख देते हैं वर्तमान सीमा, यहां वर्तमान सीमा, पूर्व सीमा। अब पूर्व सीमा सूक्ष्म के लिए कितना? 1 करोड़ रुपए निर्धारित था। पहले कितना था सूक्ष्म के लिए? 1 करोड़। लघु के लिए कितना था? 10 करोड़। और मध्यम के लिए कितना था? 50 करोड़ रुपए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बजट से भी प्रश्न पूछा सकता है, सीधा बजट से, बजट का ही प्रश्न है करंट अफेयर्स के साथ। ध्यान रखें, सूक्ष्म 1 करोड़ रुपए पहले था निवेश के आधार पर, लघु उद्योग 10 करोड़ था और मध्यम कितना था बच्चों? 50 करोड़। कितना गुना बदला गया? कितना गुना किया गया? 2 गुना। आइए 1 करोड़ 2.5 गुना किया गया, तो 2.5 गुना अगर हम करते हैं सूक्ष्म में तो आएगा 2.5 करोड़ रुपए हो गया निवेश के आधार पर सूक्ष्म। तो पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा बी में। दूसरा लघु के लिए इसको करेंगे हम लोग तो 2.5 से हम करेंगे तो मुख्य रूप से आएगा 25। आगे बढ़ेंगे 50 से करेंगे तो 125 करोड़। कितना करोड़ बच्चों? 125 करोड़। एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूक्ष्म उद्योग पहले 1 करोड़ था, अब 2.5 गुना बढ़ के 2.5 करोड़ हो गया। लघु उद्योग 10 करोड़ था, जो 2.5 गुना करेंगे तो 25 करोड़ हो गया।
मध्यम मुद्दों की बात करेंगे तो पहले 50 करोड़ था, 2.5 से गुणा करेंगे तो 125 करोड़ हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम बात करेंगे, पहला बी तक नजर आ रहा है 2.5 करोड़, लेकिन अगर हम आगे बात करेंगे कारोबार के आधार पर, चलिए कारोबार के आधार पर देख लिया जाए। तो कारोबार की अगर हम बात करते हैं तो कारोबार में सूक्ष्म देखना है, कारोबार में लघु देखना है, और कारोबार में हमें मध्यम देखना है। और इस कारोबार की बात करें तो पूर्व कितना सीमा और वर्तमान सीमा। ध्यान दें, अगर हम सूक्ष्म की बात करें पहले, तो पहले कितना रहा 5 करोड़ विद्यार्थियों। कारोबार के आधार पर सूक्ष्म उद्यम का निर्धारण 5 करोड़ था, मध्यम का 50 करोड़ था, और सॉरी लघु का 50 करोड़ था, और बच्चों मध्यम का कितना रहा 250 करोड़। इसे कितना गुना किया गया 2 गुना किया गया। आइए 2 गुना करते हैं, 5 का 2 गुना करेंगे कितना करोड़ 10 करोड़। तो सूक्ष्म कारोबार के आधार पर कितना करोड़ वर्तमान में हो गया है 10 करोड़। 50 से हम अगर दुगना करेंगे तो कितना करोड़ हो जाएगा बच्चों 100 करोड़। और अगर हम 250 को दुगना करेंगे तो कितना करोड़ होगा 500 करोड़। आइए ऑप्शन देखते हैं। निवेश के आधार पर 2.5 करोड़ और कारोबार के आधार पर सूक्ष्म का 10 करोड़। इस प्रकार ऑप्शन कौन सा है बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए ये। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न आपका कह रहा है 8वां, ऑस्कर से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही मारक क्षमता इस प्रश्न में, टीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे। 97वां ऑस्कर, कौन सा ऑस्कर, पहला तो प्रश्न है 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 से संबंधित कौन से युग्म सही सुमेलित है। पहले कौन सा युग्म सही सुमेलित है आइए देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है बच्चों अनोरा, ये एकदम बात सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी, एकदम बात सही है। किस फिल्म के लिए है, यहां फिल्म पूछेगा किस फिल्म के लिए, द ब्रूट लिस्ट, द ब्रूट लिस्ट। अगला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, सीन बेकर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बच्चों कौन है, सीन बेकर। गौर करेंगे ध्यान से। अब प्रश्न है कि मुख्य रूप से इस प्रश्न में एक ऑप्शन नहीं दिया गया है जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है। मेडिसिन नाम आपको मिलेगा विकल्प में, मेडिसिन। तो मेडिसिन शब्द अगर आपको आता है अभिनेत्री का तो ध्यान रखिएगा, मेडिसिन अगर आ रहा है तो कौन है वो अभिनेत्री। इस प्रकार ऑप्शन देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा सही है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी सही है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर एकदम सही है। इस प्रकार उपरोक्त विकल्प सभी सही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यूपीपीसीएस के लिए, ध्यान रखेगा आगामी। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। क्या कह रहा है, सुमेलित नहीं है। तो कह रहा है बिम्स्टेक, चौथा बिम्स्टेक, छठवां। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में 4 अप्रैल 2025 को छठवां बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ। कहां, थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ। एकदम बात सही है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी एग्जाम के लिए। छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां, थाईलैंड के बैंकॉक में। कब, 4 अप्रैल 2025 को। मेरी बात आगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 10वां ब्रिक्स नीति योजना, जब भी ब्रिक्स की बात करेगा तो इस वर्ष 2025 में ब्रिक्स का आयोजन ब्राजील में होना है। कहां विद्यार्थियों, ब्राजील में। और हो भी गया, जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील में हुआ, रियो डी जेनेरो। ब्राजील के किस शहर में, रियो डी जेनेरो। आगामी आपको प्रश्न मिलेगा ये 10वां चौथा ब्रिक्स, 10वां ब्रिक्स, लेकिन ब्रिक्स 10वां है, ब्रिक्स सम्मेलन तो 17वां है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ब्रिक्स नीति योजना का चौथा बैठक 10वां कहां, ब्रासीलिया ब्राजील। एकदम बात सही है, दूसरा कथन भी आपका सही है। तीसरा, सागर माथा संवाद 2025। सागर माथा, जब बात आए तो हम हिमालय पे जाएंगे, और हिमालय पर फैला हुआ बड़े रूप में देश है नेपाल, कहीं जाना ही नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। सागर माथा संवाद कहां, काठमांडू नेपाल में। एकदम बात सही है, तीसरा कथन भी सही है। चौथा, गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2025 जिनेवा में, गलत बात है ये कैलिफोर्निया में हुआ, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया। कौन सा गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस
2025, ये चौथा ऑप्शन गलत है। इस प्रकार 1, 2, 3 सही है, चौथा ऑप्शन गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। 10वां प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है 10वां प्रश्न? कह रहा हाल ही में कौन भारतीय बैंक ट्रेन में एटीएम लगाने वाला पहला बैंक बना? तो पहले तो ट्रेन का नाम जान लिया जाए, नाम क्या है? महाराष्ट्र में ट्रेन चलती है पंचवटी। कौन सा ट्रेन बच्चों? पंचवटी एक्सप्रेस। बहुत ही महत्वपूर्ण, ट्रेन का नाम पंचवटी एक्सप्रेस। इसके एसी कोच में लगाया गया, इसके एसी कोच में लगाया गया क्या? एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये भी प्रश्न विविधों में आता रहता है बच्चों। लगाने वाला पहला बैंक कौन रहा? महाराष्ट्र की बात है तो गौर करिएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और भारतीय रेलवे के संयोजन से पहली ट्रेन जिसका नाम है क्या? पंचवटी एक्सप्रेस, उसमें भारतीय बैंक ट्रेन में क्या लगाया गया? एटीएम। अगला विकल्प क्या होगा इसका? सी। आगे बढ़ेंगे बच्चों, प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि पाकिस्तान के विरुद्ध भारत द्वारा किए गए निम्नलिखित सैन्य अभियानों को विगत आजादी के बाद जब सैन्य अभियान हुए हैं भारत पाकिस्तान के साथ, भारत ने पाकिस्तान के साथ किया है, उसका कालानुक्रम लगाना है। चलिए भाई, श्री राम सन अगर मुझे मालूम है तो इसको कालानुक्रम लगाया जा सकता है। ऑपरेशन मेघदूत 1984, ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971, ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन बंदर 2019 पुलवामा के विरुद्ध। आगे ऑपरेशन सिंदूर जो बहुत फेमस है 2025। आइए देखते हैं, पहला ऑप्शन 1971, दूसरा नंबर 2, उसके बाद में 1, 2, 1, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार विकल्प नंबर क्या सही है बच्चों? डी सही है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर बात करेंगे हम 12 नंबर विकल्प, 12 नंबर प्रश्न पर। और 12वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किन राज्यों में सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की? भारत में अभी मई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में 6वां सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए घोषणा की, स्वीकृति दी। वह कहां स्वीकृति दी गई? उत्तर प्रदेश में बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहला सेमीकंडक्टर इकाई लगेगा। फिर प्रश्न है कहां? तो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के पास जेवर एयरपोर्ट है, जेवर, और उसी जेवर एयरपोर्ट के पास लगेगा चौथा 6वां सेमीकंडक्टर इकाई। आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश क्लियर हो चुका और उत्तर प्रदेश का पहला है, उत्तर प्रदेश में लेखी है। आगे बढ़ेंगे, असम और गुजरात। वास्तव में बात किया जाए तो असम में फरवरी 2024 में मोरीगांव, असम के कहां बच्चों? मोरीगांव में, मोरीगांव कहां? असम में, फरवरी 2024 में यहां स्वीकृति प्रदान की गई थी। गुजरात में 4 सेमीकंडक्टर इकाइयां प्रस्तावित हैं और भारत का पहला सेमीकंडक्टर इकाई जून 2023 में प्रस्तावित हुआ, जो कि गुजरात के कहां? सारंग में। गुजरात के कहां? सारंग में। आगे बढ़ेंगे, 4 इकाइयां कहां? गुजरात। इस प्रकार प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान हुई? तो हम क्या ऑप्शन देंगे? गुजरात। इस प्रकार तमिलनाडु में नहीं है कोई, क्योंकि 6 में हो चुके हैं, 4 गुजरात, 1 असम, 1 उत्तर प्रदेश। इस प्रकार गौर करेंगे से 1, 2 और 3 विकल्प नंबर कौन सा सही है? 1, 2 और 3 विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए। आगे बढ़ेंगे बच्चों, प्रश्न नंबर हम बात करेंगे 13 पर। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 के लिए। क्या कह रहा है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार निम्नलिखित देशों को उनके रैंकिंग के घटते क्रम में, कैसे क्रम में? घटते क्रम में, बढ़े से ज्यादा से कम की तरफ व्यवस्थित करते हैं। पहला स्थान किसका रहा? नॉर्वे का। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे। दूसरा किसका रहा बच्चों?
एस्टोनिया का, एकदम रख लीजिए, याद कर लीजिए, से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा नीदरलैंड का रहा और चौथा स्थान किसका रहा बच्चों? स्वीडन का। चौथा स्थान किसका? स्वीडन का। इस प्रकार देखते हैं नॉर्वे, एस्टोनिया 3-1, 3-1। ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है? बी, 3-1, 4-2। लेकिन प्रश्न है कि यहां से भारत के विषय में पूछेगा कि भारत का कौन सा स्थान है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का 151वां स्थान है। कौथा स्थान? 151वां स्थान। बहुत बढ़िया। इससे पहले कितना था? 159वां। 2024 में बच्चों कितना था? 159वां स्थान था। अब की कौथा है? 151वां। भारत में बेहतर रिस्पांस किया विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर हम बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न पर। आइए देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी खरीफ फसलों के विपणन सत्र 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, इसको कहेंगे एमएसपी, से संबंधित कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला, विपणन सत्र 2025-26 के दौरान 14 खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी गई। एकदम बात सही है। कितनी फसलों को दी गई? 14। एकदम पूछेगा कितनी फसलों को? 14 फसलों को। किसकी? खरीफ। अरे एग्जामिनर चाहेगा तो यार रबी लिख देगा। क्या लिख देगा बच्चों? रबी। रहेगा 14 ही। अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। इस प्रकार पहला कथन सही है। दूसरा, विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक वृद्धि रामतिल किसको? रामतिल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई। सबसे ज्यादा किसको? रामतिल में 820 रुपए दाम बढ़ाया गया है प्रति कुंटल। 820 सबसे ज्यादा, और बहुत इंपॉर्टेंट है 820 रामतिल। आगे बढ़ेंगे कि पहले कितना था रामतिल का दाम? 8,117 रुपए प्रति कुंटल दाम था, और अब कितना बढ़ा दिया गया? इसमें जोड़ देंगे 820 रुपए, तो हो जाएगा 95-37 समथिंग प्रति कुंटल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन दूसरा पूछ सकता है कि दूसरी फसल कौन है 14 में से जिसका दाम सबसे ज्यादा है? तो रागी। क्या है बच्चों? रागी है। रागी का कितना है? रागी का है 596 रुपए प्रति कुंटल बढ़ाया गया। तीसरा किसका है? कपास का। बच्चों किसका है बच्चों? कपास का 589 रुपया बढ़ाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला किसका बढ़ाया गया? रामतिल का। दूसरा किसका? रागी का स्थान आता है। तीसरा किसका आता है बच्चों? कपास का आता है। इस प्रकार विकल्प नंबर ए सही है। आगे बढ़ेंगे, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे पूछा जा भी सकता है नहीं भी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से क्या पूछा जा सकता है? धान के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण है। धान का कितना बढ़ाया गया? गेहूं रबी के लिए बहुत पूछा जाता है, सरसों बहुत पूछा जाता है रबी के लिए, लेकिन धान सबसे ज्यादा पूछा जाता है खरीफ के लिए। तो धान तो जाना जरूरी ही है हमें। तो धान का देखिए, धान का कितना बढ़ाया गया बच्चों? 69 रुपए प्रति कुंटल। फिर प्रश्न आता है पिछला कितना था? पहले कितना था? 23 रुपए था। 23 रुपए प्रति कुंटल था। अब बढ़कर कितना हो गया 25-26 में? 2369 रुपए हो गया बच्चों। लेकिन एक ऐसा धान, साधारण धान, कैसा धान? साधारण धान। अब बात किया जाए एक धान और धान की श्रेणी ए में भी कितना बढ़ाया गया? 69 रुपए बढ़ाया गया, अर्थात 69 रुपए धान श्रेणी ए। धान श्रेणी ए में पहले कितना था? अब मेरी बात है, धान श्रेणी में कितना बढ़ाया गया? 69 रुपए। और सामान्य धान में कितना बढ़ाया गया? 69 रुपए। दोनों में, चाहे धान सामान्य हो और चाहे धान की श्रेणी ए हो, दोनों में कितना बढ़ाया गया? 69 रुपए बढ़ाया गया। इसे याद कर लेना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार पहला कथन क्या है बच्चों? सही है। दूसरे कथन की तरफ चलते हैं। विगत वर्ष की तुलना में रामतिल न्यूनतम, एकदम बात से दूसरा कथन सही है, पहला कथन सही है। नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर चुनिए। आइए चुनते हैं सही उत्तर। पहला और दूसरा सही है, तो विकल्प नंबर सी सही है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? आइए देखा जाए कौन सा कथन सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक विवाह घर निर्माण
याद रखें बच्चों, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान किया है, मंजूरी दिया है किसका, कि प्रत्येक ग्रामीण विधानसभा में, प्रत्येक ग्रामीण, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण विधानसभा में, विधानसभा में एक क्या हो, विवाह घर हो। प्रत्येक ग्रामीण विधानसभा में कितने हो, एक घर हो। पहला कथन तो सही है, लेकिन आगे क्या कह रहा है, वित्त वर्ष 2025 में 100 करोड़ रुपए प्रत्येक घर के लिए। 71 ग्रामीण विधानसभा में कुल कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित है, 100 करोड़ रुपए। एकदम बात सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है प्रत्येक घर के लिए, प्रत्येक विवाह घर के लिए, प्रत्येक विवाह घर के लिए अनुमानित लागत कितनी होगी, 5 करोड़। गलत बात है बच्चों, 1.41 करोड़ रुपए लगेगा। कितने, 1.41 करोड़ रुपए। आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार देखा जाए तो कथन ए सही है और कथन बी गलत। इस प्रकार विकल्प नंबर ए सही है। समय ना गवाते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 16 की बात करेंगे। 16 कह रहा है कि मई 2025 में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई यूपी एग्रीज, एग्रीकल्चर से संबंधित है बच्चों। किससे संबंधित है, एग्रीकल्चर से, यूपी एग्रीज से संबंधित कार्यक्रम से संबंधित कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। मिशन का उद्देश्य, अरे किस मिशन का उद्देश्य बच्चों, यूपी एग्रीज मिशन का उद्देश्य प्रदेश के पूर्वांचल, ये है पूर्वांचल लिखा हुआ बच्चों, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास सुनिश्चित करना। इस मिशन के तहत भारत के उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में, कितने जिलों में, 25, याद रखेगा 25 जिलों में, जो कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड दोनों जिलों में यह विकास सुनिश्चित करना है। पहला कथन सही है। इस योजना के तहत 500 किसानों को विदेश भेजकर उन्हें अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। एकदम बात सही है। 500 किसानों को विदेशों में भेजकर उन्हें कृषि संबंधी तकनीकें मुहैया कराई जाएंगी, उनको सिखाया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरा कथन सही है। किस मिशन के तहत 500 किसानों को, उत्तर प्रदेश के 500 किसानों को विदेश भेजा जाएगा, ऑप्शन होगा यूपी एग्रीज मिशन। तीसरे कथन की तरफ चलेंगे। इस परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा 6 वर्षों की अवधि के लिए 27 करोड़ रुपए, नहीं भाई 37 करोड़ रुपए, 37 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर चले तो 1 और 2। इस प्रकार ऑप्शन बच्चों क्या है, 1 और 2। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कितने सही सुमेलित हैं, कितने सही सुमेलित हैं, संख्या बताना है। केवल 2, केवल 1, सभी तीनों संख्या बताना है। कौन कौन नहीं इसमें, जब कहे कितने सही हैं तो संख्या बताना है, कौन सही है तो कौन कौन नंबर सही है देखना है ध्यान से। निम्नलिखित में से कितने सही है। विश्व पृथ्वी दिवस 2025 कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे कह रहा है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, यह क्या है बच्चों, थीम है ये विश्व पृथ्वी दिवस थीम, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ये 2025 की थीम है। पहला कथन सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल। दूसरी तरफ आते हैं, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2025, हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, 17 अप्रैल को मनाया जाता है। कितने अप्रैल को, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। इसके लिए थीम क्या है, सभी के लिए पहुंच, महिलाएं और लड़कियों की रक्तस्राव से ग्रसित होती है। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा कह रहा है विश्व पशु चिकित्सा दिवस, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कितने अप्रैल को, 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस। कितने अप्रैल को बच्चों, 26 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, पशु स्वास्थ्यालय के लिए टीम की जरूरत होती है। यह भी कथन सही है। इस प्रकार सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने तियानवे सेकंड,
सीधा ऑप्शन 1 लाइनर है। तियानबेन कह रहा है, तियानबेन सेकंड अंतरराष्ट्रीय मिशन किसने लॉन्च किया? तो तियानबेन सेकंड लॉन्च किया किसने? चीन ने। फिर प्रश्न है कि यह मिशन क्या करेगा, कहां जाएगा, उद्देश्य क्या होगा? यह मिशन एक पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह है। कौन सा ग्रह? क्षुद्र ग्रह है, जिसका नाम है 2016 H03। 2016 H03 क्षुद्र ग्रह पर जाएगा, वहां से नमूने इकट्ठा करेगा और उसे धरती पर लेकर आएगा। कब लाएगा? 2027 तक लाएगा। कब तक लाएगा? 2027 तक। क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? 2016 H03। किस देश का तियानबेन फर्स्ट है? चाइना का है। किसका बच्चों? चाइना का है। इसका मैं आपको बता रहा हूं कि तियानबेन फर्स्ट क्या है। तियानबेन फर्स्ट, अगर तियानबेन फर्स्ट की बात करें तो चाइना का ही होगा तियानबेन से। तो तियानबेन फर्स्ट 2020 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था बच्चों? 2020 में। 2020 में तियानबेन फर्स्ट कहां के लिए लॉन्च किया गया था? मंगल ग्रह के लिए। चाइना ने मंगल ग्रह के लिए 2020 में तियानबेन फर्स्ट लॉन्च किया और यह सुरक्षित रूप से रोवर को उतारा था। रोवर किस पर? मंगल ग्रह पर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में तियानबेन सेकंड? ऑप्शन क्या हो गया? चाइना। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 कह रहा, हाल ही में चर्चा में रहे चिनाब रेलवे ब्रिज के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। एकदम बात सही है। कितना ऊंचा है? 359 मीटर ऊंचा है। आगे, यह ब्रिज जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। एकदम बात सही है। यह पेरिस के एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। ये भी एकदम बात सही है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला बच्चों रेलवे लिंक का हिस्सा है। यह भी कथन सही है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? उपयुक्त में से सभी चारों कथन सही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान रखिएगा। किस नदी पर है ये? तो कह रहा है कि ब्रिज रेलवे चिनाब, तो चिनाब नदी पर होगा बच्चों। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर बात करेंगे 20 पर। 20वां प्रश्न कह रहा है आपसे कि हाल ही में राजस्थान के किन 2 आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर स्थलों की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया? तो 2 कौन से ऐसी आर्द्रभूमि है? वो भी कहां की? राजस्थान की। दोनों राजस्थान की है। तो गौर करेगा, भारत में जिससे रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? 91। पहले कितनी रही? 89। आगे बढ़ेंगे, तो एक तो खींचन है राजस्थान का, दूसरा कौन है? मेनार। विकल्प नंबर बी, खींचन और मेनार 2 ऐसी आर्द्रभूमियां हैं जिनको शामिल करने से भारत में आर्द्रभूमियों की संख्या कितनी हो गई? 91 हो गई है। आइंद बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न महत्वपूर्ण यह है कि भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जिसके पास आर्द्रभूमि सबसे ज्यादा है। दुनिया का तीसरा बड़ा देश भारत है जिसके पास सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि है। जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि किसके पास है? दुनिया में सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि के मामले में यूनाइटेड किंगडम के पास है। दूसरा किसके पास है? मैक्सिको के पास है। तीसरा किसके पास है? भारत के पास है। एशिया में सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि किसके पास है? भारत देश के पास है। आगे संख्या आप जान ही रहे हैं, वर्तमान में कितना हो गया है? 91 हो चुका है। भारत में सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कौन सी है? सुंदरबन है। भारत में सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन है? रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश की है। तो आज का सेशन समाप्त होता बच्चों। कल अगले एपिसोड को लेकर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद।